हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। देखिए, होता क्या है, काफ़ी बार जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं या फिर लेजर बनाते हैं या फिर ट्रायल बैलेंस के दौरान भी हम कुछ खर्चों को दूसरे खर्चों के साथ मिला देते हैं। मीन्स कुछ खर्चे कौन से, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को काफी बार मिक्स कर देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिक्स कर देते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। इस तरह से हमारे पास जो एक्सपेंडिचर हैं वो गलत रिकॉर्ड हो जाते हैं। जब एक्सपेंडिचर हमने गलत रिकॉर्ड कर लिए हैं तो उनका हम कैसे करें। वेरी गुड मॉर्निंग अरमान। तो जैसे हम उसका अगर कुछ गलत रिकॉर्ड हो गया है तो उसको हम रेक्टिफाई कैसे करें। तो आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो किसी एसेट को परचेज करने में या फिर किसी हमारे पास कॉपीराइट लेने में, ऐसे खर्चे जो हमें बेनिफिट देते हैं 2 से ज्यादा सालों के लिए, मीन्स करंट ईयर और उससे ज्यादा सालों के लिए जो हमें बेनिफिट दें, ऐसे खर्चे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते हैं। जैसे किसी मशीन का परचेज करना, जैसे हमारे पास मान लीजिए लैंड का परचेज करना, बिल्डिंग का परचेज करना, लैंड बिल्डिंग मशीन प्लांट का परचेज करना। इसके अलावा कुछ बड़े एक्सपेंसेस करना, मान लीजिए एक बिल्डिंग का पुराना हिस्सा था, हमने वो पूरा ही रिनोवेट कर दिया और उस पर ह्यूज अमाउंट खर्च कर दिए। अगर वो ह्यूज अमाउंट खर्च की है वो भी हमारा किस नेचर का खर्चा होगा, वो भी हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा होगा। जब भी हम कोई मशीन खरीदते हैं और उस मशीन पर लगने वाले खर्च, वेरी गुड मॉर्निंग गुनगुन, उस मशीन पर लगने वाले जो खर्च हैं उन खर्चों को भी हम किस में करेंगे, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी है, आपने देखा होगा, याद होगा डेप्रिसिएशन जब आप कर रहे थे तब आपने इसको समझा भी है। जब मान लीजिए आपने कोई मशीन परचेज की है, मशीन परचेज करने में आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हुआ है, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। दूसरी तरफ हमारे पास है रिवेन्यू नेचर के आइटम। रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर जो वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो सिर्फ इस साल के लिए किए जाते हैं, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं, इंक्रीज नहीं करते। ऐसे खर्चे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। जैसे छोटी मोटी रिपेयर्स हैं, हम कोई रिपेयर करवाते हैं तो वेजेस पे करते हैं, इस तरह के खर्चों को हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। काफी बार हम गलती से क्या करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर देते हैं। मान लीजिए जैसे आपने कोई मशीन परचेज की, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए जो चार्ज लगा, अब नैन्सी गुड मॉर्निंग, अगर इंस्टॉलेशन करने के लिए कोई चार्ज लगा है वो खर्चा आपके मशीन में इंक्लूड होना चाहिए था, ठीक है। बट आपने गलती से क्या कर दिया, उस वेजेस को आपने अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर अलग से जो वेजेस है, टोटल नॉर्मल वेजेस होते हैं, उस वेजेस अकाउंट में आपने उसको शामिल कर दिया। तो ये तो गलत हो गया। वो कहां होना चाहिए था, मशीन अकाउंट में शामिल होना चाहिए था। इसके अलावा मान लीजिए आपने माल परचेज किया बिल्डिंग को बनाने के लिए, जो बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने मान लीजिए माल परचेज किया, उस माल को आप परचेज में शामिल कर देते हैं। होना क्या चाहिए था, बिल्डिंग में शामिल होना चाहिए था। इसके अलावा हमारे पास मान लीजिए कोई शेड है जो आपने रिपेयर करवाया है, कोई बड़ी बिल्डिंग है उसको पेंट करवा दिया आपने, पेंट करवाया, पेंट जो है वो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। नवनीत हांडा वेरी गुड मॉर्निंग। जो उससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती पेंट करवाने से, बट आप क्या करते हो, आप उसे शामिल कर देते हो बड़े खर्चों में, जैसे आपने उसमें बिल्डिंग में ही शामिल कर दिया। ऐसे खर्चे हमारे पास नहीं होने चाहिए थे। वो हमारा रिपेयर नेचर का खर्चा है, वो डेंटिंग पेंटिंग है, पेंट एक्सपेंसेस है, तो वो हमारे किस में आने चाहिए थे, रिवेन्यू नेचर के खर्चों में आने चाहिए थे। इस तरह से हम काफी बार गलती से या किसी ओमिशन, भूल से या फिर किसी और कारण से हम क्या करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल कर देते हैं। अब हमने उसका क्या करना है, कैसे अकाउंटिंग करनी है। जैसे हमारे पास, अगर आपके पास बुक है तो मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिलाऊं। आपके पास अगर बुक है तो बुक में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, मैं वैसे बोलकर बता देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कहता है कस्टम ड्यूटी पेड और इंपोर्ट ऑन मशीनरी। कोई मशीन आपने इंपोर्ट की है विदेश से, उसके ऊपर आपने कस्टम ड्यूटी पे की है।
अब कस्टम ड्यूटी को आप क्या करते थे, अलग से खर्चा शामिल कर देते हो, तो ये गलत हो जाएगा। मशीन पर लगने वाला खर्च, क्योंकि जब तक कोई मशीन आपके यूज होना शुरू नहीं हो जाती, वो उसकी वर्किंग कैपेसिटी में, वर्किंग एबिलिटी में नहीं आती, उस पर लगने वाले सारे खर्चे आपके क्या कहलाएंगे, आपके मशीन के अंदर शामिल होंगे। बट आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को अलग से लिख दिया, वो गलत हो गया। ये भी हमारे पास हो सकता है। आपने वेजेस पेड कर दिए कोई न्यू मशीनरी है उसकी करेक्शन पे। मान लीजिए आपने कोई बाइक परचेज किया, पुराना, आपके लिए तो नहीं हुआ, ठीक है, आपने उसकी ओवरहॉलिंग करवा दी, आपने उसकी ओवरहॉलिंग करवाई और उस ओवरहॉलिंग में आपका खर्चा आ गया 5,000 रुपए। आप उस ओवरहॉलिंग के चार्जेस को रिपेयर चार्ज में अलग से दिखाते हो, तो ये गलत हो जाएगा। वो क्या है, आपका मशीन के अंदर, वो बाइक के अंदर ही शामिल होना चाहिए। वो आपके लिए क्या है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा आप फैक्ट्री को रिपेयर करने में लगाते हो पैसा, अगर फैक्ट्री को रिपेयर करने में लगाते हो तो रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है। फैक्ट्री बंद कर तैयार है, वो वर्किंग कंडीशन में ऑलरेडी, आप उसको बाद में खर्च करते हो, तो वो आपके लिए क्या है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। इसके अलावा और बहुत सारे टाइप के खर्चे हैं, हम कैसे करेंगे, इनका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे और कैसे। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आज का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें इस टॉपिक के अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होंगी जो नॉर्मली नहीं होती हैं और जो आपकी कंफ्यूजन को बढ़ा सकती हैं। बट जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें ज्यादा आसान होती रहेंगी। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में तो हमारे पास फॉर द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर ए प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिया गया है। इसमें हम क्या करते हैं, अभी गुनगुन थैंक यू, हमारे पास हम पहले एडजस्टमेंट्स जो हैं वो पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है, देखिए सबसे पहली एडजस्टमेंट, वेजेस इंक्लूड 2000 इंक्लूडेड इन इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी। हमने न्यू मशीनरी को इरेक्शन, देखिए न्यू मशीनरी पर लगने वाला कोई भी खर्चा जो होगा वो हमारा कैपिटल नेचर का खर्चा होगा, बट हमने क्या कर दिया, उसको वेजेस में गलती से शामिल कर दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, इसे वेजेस से निकाल कर कहां पर रखना चाहिए, इसे मशीन में रखना चाहिए। अच्छा एक और बात है, यहां पर थर्ड पॉइंट में और पढ़े, थर्ड पॉइंट में कहता है प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाने से पहले हमें इस तरह की जो एडजस्टमेंट है वो पहले करनी पड़ेगी, बाद में डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये बाय चांस की बात है कि हमें ये ऊपर दिया गया है, अगर ये थर्ड नंबर पर और ये थर्ड वाली जो है हमारे पास एडजस्टमेंट फर्स्ट नंबर पर दी जाती तो क्या पहले हम डेप्रिसिएशन लगाते? नहीं, आप पहले क्या करते, जो हमने मशीनरी के अंदर से, वेजेस के अंदर से शामिल कर रखा है, हमने न्यू मशीनरी के खर्चे को, उसको निकाल कर मशीनरी में ऐड करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, ये बात मेरे ख्याल से आपको बहुत ही क्लियर होगी। तो हमारे पास ये दोनों एडजस्टमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पहले आप इरेक्शन करेंगे फिर एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और यहां पर एक लिखा हुआ है कॉपीराइट एंड गुडविल ऑफ 33 1/3। देखिए इसको करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, इसको आप 100/3% लिख सकते हैं और परसेंट को हटाने के लिए इसको 1/3 से 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये हमारे पास क्या होगा, 1/3 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर भी 133 1/3% नजर आए उसको आप क्या लिख लीजिए, 1/3 लिख लीजिए, जो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे कहता है सैलरी अनपेड 800, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ शाम्स बिल इज इररिकवरेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट ए प्रोविजन ऑफ एट 5% ऑन डेटर्स पर हमने 5% प्रोविजन बनानी है। रेंट इज पेड अप टू, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दो इंपॉर्टेंट की बात की है, हमारे लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, हमें नॉर्मली, मैं इस पहले एडजस्टमेंट को पढ़कर बता देता हूं, रेंट इज पेड अप टू, एक होता है फॉर द ईयर, काफी बार होता है रेंट इज पेड फॉर 31st ईयर एंडेड, सॉरी, पेड फॉर ईयर एंडेड 31st जुलाई 2017। देखिए अगर ऐसा लिखा गया है तो इसका मतलब बिल्कुल अलग है, और ये जो लिखा गया है इसका मतलब बिल्कुल अलग है। यहां पर ये जो रेंट, इस तरह का रेंट जो होगा वो 12 मंथ का ही होगा। हमारे पास 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का रेंट दिया गया है इस केस में।
जब हम इस जो मैंने लिखा है इस केस की बात करते हैं तो 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का हमने रेंट दिया है, वो 1 साल का रेंट होता है। यहां पर कहता है रेंट इज पेड फॉर 30 अप टू 31 जुलाई 2017। जब आपको अप टू देता है इसका मतलब हमने 1 साल का तो रेंट दिया ही दिया है, जो आगे नेक्स्ट मंथ है हमारे पास, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने का रेंट और दिया है। इस तरह से देखा जाए ये रेंट जो दिया गया होगा टोटल 16 मंथ का हो जाएगा, 16 मंथ का हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आप जब ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको आपने रेंट को सीधा सीधा नहीं मानना है। आगे हमारे पास इंश्योरेंस इज प्रीपेड 250, इंश्योरेंस जो है 250 है। अब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूं, जो हमारी लाइव क्लास पोज हुई थी अभी थोड़ा टाइम पहले, उससे पहले आपने क्या सभी जो टॉपिक्स हैं वो समझे थे, जो सभी हुआ था या फिर नहीं हो पाया था? कहां तक हो पाया था आप मुझे बता पाएंगे? पहले के कितने मिनट तक हमारी क्लास जो है वो नॉर्मल चलती रही थी, क्या मुझे आप बता सकते हैं? आप लिख दीजिएगा कमेंट में, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेज इंक्लूड 2000, वेज जो है हमारे पास 2000 है, इंक्लूड 2000 इरेक्शन ऑफ मशीनरी, हमारे पास डेप्रिसिएशन सर। अच्छा डेप्रिसिएशन मैंने बताना है आपको, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर रिटर्न ऑफ होगा, ये हम बताएंगे आगे। डेप्रिसिएशन सर मैं समझा नहीं बेटा, आप किस बारे में बात कर रहे हो? चलो कोई नहीं, हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आगे आप क्लियर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास वेज जो होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस का खर्चा होते हैं। मैं 2 लिख लेता हूं वेजेस। क्या क्वेश्चन में वेजेस दिए गए हैं? क्वेश्चन में हमें वेजेस दिए गए हैं 22,525, ठीक है। तो 22,525 वेजेस दिए गए, इसमें से हम लेस कर देते हैं जो हमारे पास मशीन एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे 2000 थे। इस तरह से वेजेस जो है 20,525 ही बच जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करें, वेजेस के लेस करने के बाद हमारे पास, हमें पता है ये मशीन के अंदर शामिल होना चाहिए था, मशीन के अंदर शामिल होना चाहिए था। मशीनरी जो है हमारे पास 16,000 रुपीज की है। इस मशीनरी को हम बैलेंस शीट में लिखते होते हैं, तो हमने बैलेंस शीट में मशीनरी को लिख दिया। मशीनरी हमारे पास 16,000 है, इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, हमारे पास वेजेस ऑन मशीन जो कि 2000 है। इसके करने के बाद हमारे पास टोटल मशीन एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 18,000 बनती है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इस तरह से जो एडजस्टमेंट है हमने दोनों जगह ही रिकॉर्ड कर दी है। जो फर्स्ट एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट है स्टॉक 40,925, तो हम स्टॉक के लिए लिख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,925, और इसको भी हम बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 40,925, ठीक है। अब ये भी 2 जगह हो गया हमारे पास। अब इसके बाद कहता है प्रोवाइड, ये हम 2 एडजस्टमेंट करने के बाद प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पर 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है। तो मशीन हमारे पास अब कितने की है, मशीन हमारे पास 18,000 रुपीज की है। इस पर हम लेस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन 5%। तो 18,000 पर आपने 5% जो है कैलकुलेट करना है, जो वैल्यू हो जाती है 900 रुपीज। तो 900 इसमें से लेस कर देंगे, इस तरह से 17,100 हमारे पास बच जाता है। ये डेप्रिसिएशन जो है वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी रिकॉर्ड करना है, तो मैं 2 कर देता हूं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि हमारे पास 900 रुपीज आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कहता था राइट ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल। तो हमारे पास पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल हमने 33 1/3 यानी 1/3, मैं 1/3 लिख सकता हूं। 75,000, 18,600 और 21,000 इन तीनों को ही हमने राइट ऑफ करना है। तो पेटेंट, कॉपीराइट एंड गुडविल, मैं पेटेंट,
यहां पर लिख देता हूं, बैलेंस शीट में हमारे पास पेटेंट है, पेटेंट हमारे पास 7,500 है, कॉपीराइट है 18,600 है, और ट्रेडमार्क गुडविल है, सॉरी ट्रेडमार्क नहीं है, गुडविल 21,000 है। इन तीनों को ही आपने लेस कर देना है इसमें से रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस। आपको रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस याद होगा, रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको 1 साल से ज्यादा साल का बेनिफिट देते हैं, तो उन खर्चों को 1 साल का ना मानकर हम कुछ सालों में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह पेटेंट पर जो 7,500 खर्च किया, हम उसको 1/3 जो है कर रहे हैं, तो 2,500 हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो टोटल यहां पर 5,000 बच जाता है। इसी तरह हमारे पास जो 18,600 है उसको भी आप 1/3 करेंगे तो 6,200 हमारे पास आ जाता है, 6,200, तो 12,400 यहां पर बच जाता है। और इसी तरह हमारे पास 21,000 को भी हम करें 3 से करें तो हमारे पास 7,000 बच जाता है, इसमें से 7,000 आप लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये तीनों ही आइटम हमारे पास यहां पर लिख भी देते हैं, 21,000 में से 7,000 लेस करें तो हमारे पास ये बच जाता है 14,000। ठीक है, तो अब ये तीनों ही आइटम हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगी, तो हम रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस 2 कर देते हैं। रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस जिसमें हमने किया है पेटेंट पर जो कि 2,500, कॉपीराइट पर हमने किया था 6,200, और गुडविल पर जो कि है 7,000। इस तरह से हमने तीनों ही जो एक्सपेंसेस हैं वो राइट ऑफ भी कर दी। अब देखिए, ये तीनों करने के बाद हमें कहता है सैलरी अनपेड 800। ठीक है, अनपेड का मतलब हमने पे नहीं किया, तो सैलरी हमारे पास खर्चा दिया गया, ये तीनों हम कर चुके हैं, वेजेस हम कर चुके हैं। सैलरी हमें 8,000 दिया गया, तो 8,000 में से वो 800 ऐसा है जो अब तक हमने पे नहीं किया, तो ये हम आउटस्टैंडिंग सैलरी हम ऐड कर देंगे। तो मैं कर देता हूं 2, सबसे पहले सैलरी हमारे पास 8,000 है, इसमें हम ऐड कर देते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 800 है, तो टोटल हमारे पास 8,800 रुपीज हो जाता है। ठीक है, और इस सैलरी को, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लायबिलिटी में लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो कि 800 हो जाता है। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, हाफ द अमाउंट ऑफ शाम्स बिल इज इररिकवरेबल। हाफ जो बिल है शाम के वो इररिकवरेबल है, मींस बैड डेट हो गए हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो बिल है, इसमें शाम का बिल कितना था, हमारे पास टोटल 800 था। इस 30,000 में से 800 जो है, 30,000 में से हाफ तो इररिकवरेबल है, तो हाफ तो हमारा बैड डेट हो गया। ठीक है, पहले मैं बैड डेट का कर लेता हूं कि हमारे पास बैड डेट का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने यहां पर बैलेंस शीट में हम लिख लेते हैं सबसे पहले डेटर्स। डेटर टोटल है हमारे पास 30,000, इस 30,000 में से लेस कर देते हैं बैड डेट जो कि 400 हमारे हुए हैं, तो टोटल हमारे पास ये हो जाता है 29,600। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखिए जब आपने ये 400 की प्रोविजन बनाई, बैड डेट का मतलब क्या होता है, जो कंफर्म हो चुके हैं बैड डेट होंगे। टोटल हमारे पास 30,000 हमारे बैड डेट थे, सॉरी डेटर्स थे, जिसमें से 400 हमारे कंफर्म हो चुके हैं कि बैड डेट होंगे। और इस 400 में जो टोटल बिल था हमारे पास, टोटल तो हमारे पास बिल था 800 का, इस 400 में कंफर्म है, और 400 वो भी कंफर्म है जो पैसे देंगे ही देंगे। ठीक है, यानी दो बातें कंफर्म हो गई है, 400 हमारे बैड डेट कंफर्म हो चुके हैं, और 400 वो भी कंफर्म हो चुके हैं जो डेटर, गुड डेटर भी कंफर्म हो चुके हैं। तो हमारे पास जब हम प्रोविजन बनाएंगे
क्रिएट ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन डेटर्स, प्रोविजन बनाएंगे 5% डेटर्स पर, किस पर बनाएंगे? क्या उस प्रोविजन के लिए 400 हमारे प्रोविजन शामिल होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, क्योंकि 800 में से 400 हमारे कंफर्म हो चुके हैं कि वो बैड डेट होंगे, और 400 वो भी कंफर्म हो चुके हैं जो डेटर होंगे। तो हम इस 400 पर कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये कंफर्म्ड है, ये पैसे देंगे। प्रोविजन उन पर ही बनाई जाती है जिन पर हमें डाउट होता है। अब रह गए जो उन पर डाउट है हमें, तो 800 ऐसे हैं जो कंफर्म हो चुके हैं, जो टोटल 800 जो ये था बिल, वो कंफर्म हो चुका है कि इनमें से 400 हमारे बैड डेट हैं और 400 कंफर्म है। तो देखा जाए 29,200 वो डेटर्स हैं जो हमारे कंफर्म नहीं है। तो जो प्रोविजन बनेगी, न्यू प्रोविजन, वो किस पर बनेगी? 29,200 पर बनेगी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो यस या नो में आप जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नई प्रोविजन रहेगी वो किस पर रहेगी? यस सर, यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये बात कंफर्म है। अब देखिए, तो हमारे पास क्लियर हो गया। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया, वैसे हो सकता है शामिल ना हो काफी स्टूडेंट्स। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे बनीत सुखमन? ठीक है, तो अब हमारे पास डेटर्स जो हैं, डेटर्स में से लेस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और प्रोविजन किस पर बनाएंगे हम? 29,200 पर बनाएंगे 5%। तो हमारी प्रोविजन 1460 बन जाती है। जो हमारी प्रोविजन रहेगी 1460 रहेगी। ठीक है, इस तरह से हम 29,600 में से 1460 लेस करें तो हमारे पास 28,140 बचता है। 28,140 बचता है। ठीक है, और इस प्रोविजन को और बैड डेट को हम कहां लिखेंगे? हम लिखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू बैड डेट। बैड डेट हमारे पास कितना है? बैड डेट हमारे पास पहले 400 था। अब देखिए, बैड डेट हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, पहले तो ये देख लेते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन में दिया गया है 2310 हमारे पास बैड डेट था। 2310 हमने ऐड कर देते हैं न्यू बैड डेट, यानी फर्दर बैड डेट, सॉरी, इसको आप $400 कर लेंगे तो 2710 हो जाता है। इसमें आप ऐड कर देंगे क्या? न्यू प्रोविजन, जो कि 1460 हमारे पास थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई ओल्ड प्रोविजन नहीं दी गई है, आप देख रहे हैं कोई ओल्ड प्रोविजन नहीं दी गई है, तो हम लेस भी नहीं करेंगे। तो ओल्ड प्रोविजन नहीं है तो हम यहां से बिना लेस किए 4170 लिख देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसके साथ हमारी जो सैलरी वाली होगी अनपेड, हाफ ये भी हो गया है, और क्रिएट प्रोविजन भी हो गया है। रेंट इज पेड, हम यहां पर ये ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था वीडियो के दौरान में, और मैं अभी भी बता रहा हूं, ये अप टू है। यानी अप टू का मतलब हमने इस साल का तो दिया ही दिया है। हम अकाउंट जो बना रहे हैं वो 31 मार्च 2017 को बना रहे हैं। हमने इस साल का तो दिया ही दिया है, नेक्स्ट 4 मंथ का और दिया है जो हमारे लिए रेंट है। अब रेंट देखिए, रेंट कितना है? 2000 है। 2000 रेंट जो है हमने पे कर रखा है 16 महीने के लिए। अगर हम 16 महीने के लिए रेंट पे करते हैं तो हम पहले 4 महीने का इसमें रेंट पता कर लेते हैं, 4 महीने का कितना होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो हमारे पास इस 4 महीने का पता करने के लिए, क्योंकि ये 16 महीने का 16 से डिवाइड कर देते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 500 रुपीज हमारे नेक्स्ट ईयर के हैं, प्रीपेड हैं। ठीक है, ये 500 रुपीज को हम क्या करेंगे? इस साल के रेंट से लेस कर देंगे। तो हम यहां रेंट लिख देते हैं टू रेंट, जो हमारे पास 2000 था, यहां पर आप लिख सकते हैं 16 मंथ के लिए था। अब इसमें से लेस कर देते हैं 4 मंथ रेंट, जो कि 500 है, और 1500 रेंट हमने दिखा दिया है। ठीक है, इसमें से जो 500 रेंट है ये प्रीपेड है। अगर ये प्रीपेड है तो ये हमारी एसेट बन जाती है। तो मैं यहां पर प्रीपेड बीच में लिख देता हूं, प्रीपेड रेंट, जो कि 500 हो जाता है।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेरे ख्याल से इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस भी है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी हो चुका है। इंश्योरेंस देखिए 250। इंश्योरेंस के केस में हमारे पास क्वेश्चन में इंश्योरेंस दिया गया होगा, इंश्योरेंस है 1000। ठीक है, इसका भी सेम इसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे, हम इसमें से 250 लेस कर देते हैं, तो इंश्योरेंस हमारे पास है इंश्योरेंस जो कि 1000 है, इसमें से लेस कर देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 250, तो 750 हम यहां दिखा देंगे और हमारी जो ये एसेट बन जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि 250 हो जाता है। इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे और जो हमारी रह गई है आइटम, अब बीच में जो रहती है आइटम, उनको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन यहां पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर बुक नहीं है तो आप यहां से कर सकते हैं। सबसे पहले कैश दिया गया है, तो मैं कैश को यहां पर लिख लेता हूं, एसेट में कैश हमें क्वेश्चन में दिया गया 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया गया, ओपनिंग स्टॉक को मैं लिख लेता हूं यहां पर ओपनिंग स्टॉक जो कि है 41,300। उसके बाद वेजेस दिया गया, वेजेस का ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं। परचेज हमारे पास है 1,30,295। ठीक है, उसके बाद यहां पर सेल भी दिया गया, सेल लिख लेते हैं बाय सेल्स जो कि 1,96,200। अच्छा, सेल के बाद रिटर्न नीचे दे रखा है, तो ये रिटर्न जो है क्रेडिट साइड में, ये हमारे पास परचेज रिटर्न है, क्योंकि बैलेंस शीट हमारे पास 195 लेस कर देंगे तो 130,100 बनता है। अच्छा, अब ये जो रिटर्न है रिटर्न इनवर्ड, तो हमारे पास लेस कर देते हैं, ये सेल रिटर्न है। अब रिटर्न इनवर्ड एज इट इज भी लिख सकते थे, 3,200 हो जाता है, तो ये करें हमारे पास 1,93,000 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रिपेयर दिया गया, रिपेयर हमारा खर्चा है, तो रिपेयर को हम यहां लिख देते हैं 1,675। उसके बाद क्वेश्चन में बैड डेट दिया गया है जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है, 600 का खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इस 600 के खर्चे को हमारे पास यहां पर आप देखिएगा एक और इंटरेस्टिंग बात दी गई है। क्या इंटरेस्टिंग बात दी गई है, ये इस बारे में मैं पहले भी बता चुका था, मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखिए यहां पर एक एडजस्टमेंट और है जो इन एडजस्टमेंट्स में नहीं दी गई। इन सारी एडजस्टमेंट के अलावा एक और एडजस्टमेंट आ जाती है क्वेश्चन में, वो कौन सी एडजस्टमेंट है? ऐसी एडजस्टमेंट को हम कहते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट। जो आप क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ नजर आती भी है, यहां पर जैसे नजर आ भी रही है, यहां पर एक एडजस्टमेंट है ये वाली, आप ये देख रहे हो, ये एडजस्टमेंट है। अब यहां पर हमें कहता है एक आइटम दी गई है इंटरेस्ट और लोन 600 रुपीज, और यहां पर लोन इंटरेस्ट हमारे पास है 12% है। तो अगर हम 20,000 पर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 2,400 बनता है। ठीक है, 2,400 कब तक का बनता है? फर्स्ट 7, हमने लोन कब लिया? एक हमारे पास 7th मंथ, तो 7th मंथ तक लिया है, तो हमारे पास ये 7 मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 7th मंथ होता है। 1 जुलाई से लिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमारे पर पास जो हमने लोन है उस पर 9 मंथ का इंटरेस्ट पे किया जाना चाहिए था। हमने यहां पर लमसम में इंटरेस्ट ऑन लोन 600 पे कर रखा है, तो हमारे पास जो 9 मंथ का करें तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से और डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास 1800 बनना चाहिए। क्या हमारे पास 1800 हमने लोन जो है इंटरेस्ट ऑन लोन है, यहां पर एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिया गया, इंटरेस्ट ऑन लोन आपके क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200, 600, 1800, बिल्कुल सही।
तो 1800 हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है, बट यहां पर नहीं दिया गया। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया तो हम नहीं करेंगे। इस तरह की जो एडजस्टमेंट है वो आपको देखनी पड़ेगी। इस तरह की एडजस्टमेंट को हम इंप्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 600 है। इस 600 में हम लिखेंगे, यहां पर देखिए 2 कर देता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 600 है, इसमें हम ऐड कर देते हैं। टोटल हमारे पास 1800 होना चाहिए था, 1200 हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। इस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को हम कहां करेंगे, हम लोन बैलेंस शीट में लोन लेंगे। लोन जो है हमारे पास 12% लोन है जो कि 20,000 था, इसको हम ऐड कर देंगे यहां पर क्या, इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो कि हमारे पास है 1200, तो 21,200 आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो हम बाकी जो बचा है, जैसे इंश्योरेंस के बाद चैरिटी है, रेंट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इनको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए तो क्वेश्चन में अब हमारे पास हमने चैरिटी, जो कि हमारे पास चैरिटी थी 125, चैरिटी के बारे में कुछ नहीं है तो हम चैरिटी को एज इट इज 125 प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेते हैं, टू चैरिटी 125। चैरिटी के बाद रेंट, रेंट जो है उसका हम एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, रेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं करेंगे। उसके बाद है मशीन, मशीन का भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, नहीं करेंगे यहाँ दोबारा से। उसके बाद है डेटर्स, उसको भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको भी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इन सभी का हम एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, नहीं करेंगे। क्रेडिट साइड में देखते हैं अगर कोई क्रेडिट साइड में आइटम है तो, जैसे सेल्स, सेल्स लिख चुके हैं, रेंट, रिटर्न भी लिख चुके हैं, लोन भी लिख चुके हैं। क्रेडिटर रहता है हमारा, तो बैलेंस शीट में हम क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स हमारे पास है 30,325। उसके बाद कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिख लेते हैं बाय डिस्काउंट, जो हो जाता है 530। और लास्ट में कैपिटल, कैपिटल को भी उसके जगह पर लिख देते हैं, कैपिटल बैलेंस शीट में जो है 68,900। इस तरह से सभी आइटम को हमने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, बस इसको टोटल करना है, ऐड लेस करना है और कुछ नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ भी आया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सुनूंगा और हो सका मेरा जितना भी मैं कर पाऊंगा मैं सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। तो हम टोटल कर लेते हैं, इसका टोटल हमारे पास 2,33,925 होता है। ये हमारी क्रेडिट साइड का टोटल था, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर ज्यादा है, 2,33,925। इसमें बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं जो कि आते हैं 42,000, जो हमारा क्या रहेगा, ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन आ जाता है। इसी ग्रोस प्रॉफिट को हम ब्रोट डाउन कर लेते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट, ब्रोट डाउन हो जाता है 42,000। अब यहां देखिए, यहां पर भी हमारे पास टोटल करते हैं दोनों साइड का, दोनों साइड का जब टोटल करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जो 42,530 हो जाता है, 42,530 हो जाता है। अच्छा, इसमें से अगर हम सारी चीजें लेस करें तो जो ये सारी चीजें लेस करें तो जो बैलेंस आएगा हमारे पास, बैलेंस आ जाता है 7,110। ये हमारा क्या है, ये हमारा नेट प्रॉफिट है। और इस नेट प्रॉफिट को, ये बैलेंसिंग फिगर भी है, नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करना है कहां पर, टू कैपिटल अकाउंट। और इस नेट प्रॉफिट को हम ऐड कर देते हैं यहां पर, जो प्रॉफिट है हमारे पास 7,110, ठीक है। हाँ जी ध्रुव गोयल, थैंक यू बेटा। तो हमारे पास जो 76,110 ऐसे ही वैल्यू रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, बस टोटल करना है, और दोनों साइड का टोटल अगर बराबर आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। दोनों साइड का टोटल, मैं पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करता हूं जो थोड़ा सा आसान भी रहेगा, 128,315, ये हमारे पास वैल्यू है।
अब ये दोनों साइड अगर हमारी बराबर है तो बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्वेश्चन ठीक नहीं है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी साइड बराबर होनी चाहिए। काफी बार ट्रायल बैलेंस को भी इरेक्शन करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस को ठीक करने के बाद आप पता लगाते हैं कि क्वेश्चन आपका ठीक है या नहीं। दोनों चीजें हैं, काफी बार आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस का मैच करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से इतना मुश्किल क्वेश्चन +1 लेवल तक तो आता नहीं है, ग्रेजुएट लेवल तक हो सकता है आ जाए। आपकी सेम यही चैप्टर जो है ग्रेजुएट मींस बीकॉम फर्स्ट में भी रहेगा, और सेम यही चैप्टर जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो हमारे पास बीकॉम +1 में भी रहता है। +1 इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है, क्योंकि जो आप +1 में कर रहे हो वो आपको आगे आने वाली, चाहे आप CA कर रहे हैं, चाहे आप CS कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, कोई भी क्लास करेंगे तो आपके लिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और फ्यूचर में पढ़ाने वाले ये अज्यूम करके चलेंगे कि आपको ये टॉपिक्स आते हैं। हमारी ये लाइव क्लासेस जो हैं उन बच्चों के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल शामिल होंगी जिन्होंने +1 क्लास को अच्छे से नहीं किया है या फिर वो +1 क्लास कर रहे हैं। फ्यूचर में ये सभी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से नहीं है, सभी ने थम्स अप कर दिया है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम आज की क्लास को अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। कुछ और भी बच्चे लिख रहे हैं, हाँ जी, थैंक यू बेटा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।